ब्रॉड करने की ज़रूरत है और ज़्यादातर लोग अगर मार्केट से जुड़ेंगे तो ही एक वाइब्रेंट मैच्योर मार्केट यहाँ पे बनेगा, डेप्थ वाला मार्केट बनेगा। अदरवाइज फिर आप बहुत एक शैलो मार्केट बनाएंगे जो एक हल्के झटके से लोग बाहर जाने लगेंगे। गुरमीत सर, एफआई की सेलिंग रुक नहीं रही है, अभी आपने जिक्र भी किया, एक बहुत ही मतलब एक चिंता की बात होनी चाहिए। ठीक है, कई बार हम लोग बहुत जोश में बोल देते हैं कि नहीं हमारा डोमेस्टिक फंड बहुत खरीद रहा है, हमें कोई चिंता नहीं है, देखिए हम, ये सब कहने सुनने की बातें अच्छी होती हैं, इमोशनल बातें होती हैं, लेकिन ये कंसर्न हमको दिख रहा है कि लगातार वो बेच रहे हैं, रुक ही नहीं रहे हैं। क्या ऐसी प्रॉब्लम उनको दिख रही है या क्या ऐसा बाहर कुछ और हो रहा है जो वो उनकी बिकवाली रुक नहीं रही है? नीरज जी, कई कारण हैं। अभी जो ऑफ लेट है वो फ्लाइट टू सेफ्टी ज्यादा है। आप अगर ओनरशिप देखें तो प्री कोविड 24% ओनरशिप था। अब मुझे लगता है जब मार्च के आंकड़े आएंगे तो शायद 17 साढ़े 17% रह जाएगा, जो कि लगभग 2008 का ओनरशिप है। आई थिंक जो लोएस्ट रहा है वो 2000 शायद 4 में 14% रहा है, अगर अगर मेरी मेमोरी सही है तो। तो थोड़ा फ्लाइट टू सेफ्टी है। थोड़ा हमने देखा था जनवरी में वो जो बाकी मार्केट्स थे, हम थोड़ा ज्यादा एक्सपेंसिव थे। चाइना जैसा मार्केट 9-10 के अर्निंग मल्टीपल पे था, कुछ टैक्टिकल था, बट वो अब तक मुझे लगता है वो प्ले आउट हो गया है। तो थोड़ा मुझे लगता है हमें ना ग्लोबली थोड़ा जब तक पॉज देखेंगे ना, ये बैंकिंग में स्टेबिलिटी पहला मेरे हिसाब से ट्रिगर होना चाहिए। आज डॉइच बैंक का न्यूज है, और मुझे लगता है यहाँ पे हमने पहले भी चर्चा करी है, सेंट्रल बैंक थोड़ी गलती कर रहे हैं। पहले फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे ध्यान देना चाहिए। और फाइनेंशियल शॉक्स जो होते हैं वो अपने आप में 1-1.5% रेट हाइक के बराबर है, क्योंकि क्रेडिट पूरा स्क्वीज हो जाता है सिस्टम से। कमोडिटी प्राइसेस गिर रहे हैं, स्पेंडिंग पे इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि पैनिक का माहौल होता है। तो ये अपने आप में एक तरीके का जो शॉक है, ये अपने आप में भी 1-1.5% के रेट हाइक के बराबर है। तो मुझे लगता है पहले वहां पे जब पॉज आएगा, जो कि मुझे लगता है हम बिल्कुल नजदीक है, बॉन्ड मार्केट तो दिखा रहा है कि शायद रेट कट भी हो यूएस में इस साल 2 बार। तो मुझे लगता है एक पहला पहला इंडिकेटर। दूसरा, मुझे लगता है जो बॉन्ड यील्ड्स है उनको स्टेबल होना बहुत जरूरी है। जिस तरीके से बॉन्ड यील्ड ऊपर नीचे हो रहा है, ये अच्छा साइन नहीं है। और यूएस ट्रेजरी का बॉन्ड ऐसे ट्रेड करता है जैसे स्मॉल और मिड कैप्स ट्रेड करते हैं। दिन में 10-10 20-20 पैसे का मूवमेंट आता है वहां पे। तीसरा, मुझे लगता है कि अपॉर्चुनिटी जो अभी इमीडिएट है, जैसा मैंने पहले भी बोला कि 31 मार्च तक आप ये इंडेक्सेशन अवेल कर सकते हैं। ये एक छोटी सी सिल्वर लाइनिंग है, और हम इंटरेस्ट रेट लगभग पीक पे हैं। आप शायद 25 पैसा और हाइक हो सकता है, बट आप कभी भी इक्विटी में भी बॉटम को टाइम नहीं कर सकते। सिमिलरली डेट में भी आप पीक इंटरेस्ट रेट को टाइम नहीं कर सकते, बट आप उसके एकदम नजदीक हैं। तो वो मुझे लगता है अगर आज आप इस समय कोई फिक्स इनकम में पैसा लगाता है और मार्च को यूज करता है, तो 7-8% आप एक तरीके से टैक्स एफिशिएंट रिटर्न बाजार में बना सकते हैं। 3 साल के लिए उसकी यील्ड को लॉक कर सकते हैं। तो वो एक लो हैंगिंग अपॉर्चुनिटी है। और इक्विटी में मुझे लगता है थोड़ा सा अगर आप स्टैगर्ड होके करेंगे तो देखिए, हर चीज अब रिस्क रिटर्न के हिसाब से आप इवैल्यूएट करिए। टैक्स एंगल हटा दीजिए। आई थिंक ये मैसेज भी है शायद सरकार से। आप किसी भी इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से खाली मत प्लान करिए, रिस्क रिवॉर्ड से प्लान करिए। तो अगर आप इक्विटी में भी रिस्क रिवॉर्ड देखेंगे, ये मेरा मानना है, पर्सनल मानना है, तो अगर आप आकल व्यू थोड़ा 3-5 साल का है, तो जो रिस्क रिवॉर्ड है वो थोड़ा फेवरेबल है। डाउनसाइड इस लेवल से लिमिटेड है, अपसाइड 3-4 साल में अच्छी लगती है। तो आप उसको शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी को स्टैगर कर सकते हैं। अगले 4-6-8 हफ्ते में आप लमसम एलोकेशंस कर सकते हैं, तब तक शायद इंटरेस्ट रेट भी पीक आउट हो जाएगा। संजय सर, एक सवाल अगर आपने नोटिस किया ही होगा, डेफिनेटली किया होगा। मैंने एक चीज़ देखी कि यूएस में जो नैस्डैक इंडेक्स है वो दिसंबर के लो से अब तक 20% चल चुका है, और लोअर लेवल से बहुत अच्छी उसमें रिकवरी आई है, उसके स्टॉक्स में आई है। अब मुझे नहीं पता कि ये लोग निचले स्तर पे वैल्यू बाइंग कर रहे थे या कुछ 4-5 स्टॉक हैं जो इंडेक्स को ऊपर ले जा रहे थे, उनमें बहुत बाइंग हो रही थी। क्या हो रहा था? ये क्या वाकई आईटी में बॉटम बन गया है क्या, एटलीस्ट इन यूएस? ऐसा लगता है नीरज जी, क्योंकि वहां पर जब आईटी में गिरावट आई थी तो बहुत ही ज्यादा तेजी से आई थी, और उस समय उनके वैल्यूएशंस को ब्लेम किया गया था। उसके बाद अगर आपने देखा होगा तो जो बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज है उन्होंने बहुत बड़े स्केल पे अपने स्टाफ की छटनी की अनाउंसमेंट की। यानी कि लोगों को ये सिग्नल गया कि ये कंपनीज अपने प्रॉफिट मार्जिन्स को मेंटेन करने के लिए जो भी अग्रेसिव कदम है वो उठाने के लिए तैयार हैं। इनके नंबर्स भी जो आए सो वो मैं समझता हूँ कि रीजनेबली थे। बाजार कुछ ज्यादा ही मायूस हो गया था। तो इसलिए इनमें चूंकि गिरावट भी नास्डैक में ज्यादा हुआ था, इसलिए रिकवरी वहां पर ज्यादा हम लोगों को दिख रहा है। उसके कंपैरिजन में डाउ में गिरावट
रिलेटिवली कम था, इसलिए वहां पर रिकवरी शायद हमें उतना ज्यादा नहीं दिख रहा है। ओके गुरमीत, आपका कोई इसमें व्यू आईटी पे, क्या बॉटम बन गया है क्या? नीरज जी, जैसा आपने बोला ना, कुछ एक स्टॉक्स में अच्छी बाइंग हुई है। जैसे आप एप्पल का देखिए तो थोड़ा सा मुझे लगता है क्योंकि वेटेज ज्यादा है तो देखना चाहिए, बट डेफिनेटली थोड़ा रिबाउंड हुआ आईटी में। आप कॉग्निसेंट के भी नंबर देखेंगे तो इतने खराब नहीं आए हैं। बुकिंग भी देखिए आप, ठीक है उन्होंने थोड़ा ले ऑफ किया है। मुझे ऐसा लगता है कि आईटी में थोड़ा सेंटिमेंट बहुत ज्यादा नेगेटिव हो गया। देखिए कुछ डिफरेंशिएशन होगा, आप 60-70 का पी मल्टीपल देंगे आईटी स्टॉक्स को तो डिसअपॉइंटमेंट होगा, बट कुछ अच्छे आईटी स्टॉक्स अब रीजनेबल अर्निंग मल्टीपल पे आ गए हैं, 12 से 16 वाली रेंज में। और आप क्या देखेंगे कि जो अभी डील्स देखेंगे आप, वो कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन की, वेंडर कंसोलिडेशन की, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की अभी भी हो रही है। थोड़ा हमें शायद कमेंट्री में पता लगेगा, बीएफएसआई की जो कमेंट्री होगी उस पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, बट मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा डिफरेंशिएशन आईटी में होगा। जब इंटरेस्ट रेट अगर पीक हो जाएंगे तो टेक्निकली पॉजिटिव है, क्योंकि वो उसी वजह से क्योंकि हाई ग्रोथ सेक्टर है और सारा फोकस अभी हमारा था कि वैल्यू वैल्यू ट्रेडिशनल सेक्टर्स पे था। तो जब बाजार को ये लगेगा कि अब डाउनवर्ड साइकिल है इंटरेस्ट रेट्स की अगले 12 महीने में, 24 महीने में, जो भी बाजार फैक्टर इन करता है, तो थोड़ा सा मुझे लगता है डिफरेंशिएशन होगा। सब शायद अच्छा ना करेगा इंडिया में भी, बट सिलेक्टेड आईटी स्टॉक्स जो है मुझे लगता है अच्छा कर सकते हैं। अच्छा, इतनी हम लोगों ने चर्चा की डेट म्यूचुअल फंड की, इंडेक्सेशन की, और पता नहीं बहुत सारी बातें हुई इसमें। इक्विटी में चूंकि रिस्क प्रीमियम है और उतनी अभी मार्केट चल नहीं रही है, तो उसमें भी बहुत सारी दिक्कतें हैं, बहुत सारे एसेट क्लास हम लोग लूटते हैं। तो मेरा एक सिंपल सा मासूम सा सवाल है, गुरमीत आप दे दें या संजय जी आप दे दें, कोई ऐसा प्रोडक्ट है डेट में जो नीट 8% नेट ऑफ टैक्स रिटर्न दे विद द हाईएस्ट सेफ्टी? नीरज जी नीरज जी, अंग्रेजी में एक मुहावरा है, हाँ उसको कहते हैं हैव माई केक एंड ईट इट टू। तो यानी नीरज जी, कि हाँ नीरज जी 8% तो मैं नहीं बोल सकूंगा श्योरिटी से, लाइकली बोल सकते हैं क्योंकि श्योर रिटर्न नहीं बोल सकते हैं, बट अगर आप 3 साल से 5 साल का जो बॉन्ड देखेंगे बाजार में, वो करीबन करीबन 7.50 से 60-70 के बीच में है। तो अगर आप एक अच्छा लो एक्सपेंस वाला डेट फंड लेते हैं जिसका YTM 7.5 के आसपास है और आप 3 साल के लिए रखते हैं, तो उसके आसपास का रिटर्न आ सकता है, क्योंकि 4 इंडेक्सेशन मिलेंगे 3 साल 5 दिन में, तो रिटर्न काफी टैक्स एफिशिएंट होगा। तो 8 नहीं, 7 से 7.5 के बीच की प्रोबेबिलिटी बन सकती है। हार्ड बार्गेनिंग कर रहे हैं। चलिए शो खत्म करेंगे यहाँ पे, लेकिन एक शो मेरा मन है अभी इस पे करें एसेट क्लास पे कि कहाँ बढ़िया रिटर्न बन सकता है, क्योंकि मार्केट में इस तरह की बहुत सारी चीजें चल रही है। तो एक दिन फिर किसी दिन इस पे हम लोग चर्चा करते हैं। जाते एक अच्छे न्यूज भी दे देता हूँ सर बिल्कुल, बहुत छोटे में संक्षेप में एकदम। हाँ हाँ बिल्कुल, एक ही लाइन में। एनएससी ने अपने ट्रांजैक्शन चार्जेस में 6% कम किए हैं, बस तो सर उससे कुछ राहत रिलीफ मिल हो जाएगी। चलिए, और ये बहुत ही गुड इंस्टेंट न्यूज। डिसीजन है। हाँ। और मैं कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा एनएससी को जी। कि उन्होंने ट्रांजैक्शन चार्जेस कुछ हद तक कम करने की कोशिश करी है, विच इज इन लाइन विथ आवर मार्केट एक्सपेक्टेशन। थैंक यू। चलिए, बिल्कुल बहुत अच्छी खबर है ये, कुछ तो कम से कम राहत मिली। आप सबका सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एंजॉय करिए वीकेंड में, ध्यान रखिए अपनी हेल्थ का। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।